ख़वातीन के लिए सेगमेंट है। हम किचन के बारे में बात करेंगे। एक कामयाब, एक मुनज़्ज़म किचन जो है वो सिर्फ एक खाना बनाने की किचन बेसिकली जगह नहीं होती है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जब घर बनाना होता है तो एक ख़ातून का एक ख्वाब होता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि किचन और बेडरूम ये ऐसी दो जगह होती हैं कि हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि वो ख़ुद बनवाए। हर एक चीज़, कलर कॉम्बिनेशन, इवन वॉल पेंट से लेकर के जो कैबिनेट हैं, जो वहाँ पर क्रॉकरी है, जो वहाँ पर इवन आपने चूल्हा भी सेट करवाना है तो वो भी अपनी मर्ज़ी का करवाना पसंद करती हैं, क्योंकि किचन से ही एक औरत के अमूरे ख़ानादारी का पता चलता है, कितनी सुगड़ है, कितनी सलीका शार है, कितनी वो घर गृहस्थी को संभालने वाली है। तो ये किचन वैसे भी कहते हैं अगर किसी खातून की आपने सफाई सुथराई देखनी है तो उसका किचन देखिए और उसका वॉशरूम चेक कर लीजिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि खातून कितनी साफ़ है। जी हाँ, तो इसीलिए किचन में एक कमर्शियल किचन होता है, एक घरेलू किचन होता है। दोनों पे आज हम बात करेंगे। कमर्शियल, जब हम होटलिंग करते हैं, खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं, डाइन आउट करते हैं, तो वहाँ पर हम सिर्फ खाना खा के आ जाते हैं। अगर कभी इत्तेफाक हुआ हो आप उनकी किचन विज़िट करें तो आप फिर खाना नहीं खाएंगे, बल्कि आप, मेरा ख्याल है कि वो लड़ लुड़ के ही वापस आ जाएंगे, जो हालात होते हैं। बहरहाल हम घरेलू किचन की भी बात करेंगे तो इसके लिए एक माहिर शेफ़ का होना बहुत ज़रूरी है, जिनसे हम जान सके कि क्या क्या एक जो आइडियल किचन है उसमें होना चाहिए और क्या नहीं, क्या किस तरह से हम एक मुनज़्ज़म किचन को मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आज हमने ख़ास तौर पे इनवाइट किया एक माहिर शेफ़ हैं, हमज़ा शेख साहब, जिनको अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप देखते हैं, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, मेरे मॉर्निंग शोज़ में भी आते रहते हैं। और आज फिर हमने हमज़ा भाई को इन्वाइट किया है। कैसे हैं हमज़ा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, किचन का जब भी आता है नाम तो फिर वो कहा जाता है जी हमने घर में दो किचन बनाए हुए हैं जी, एक डर्टी किचन और एक वैसे। तो वो क्यों, मैं कहती हूँ जिस घर में सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है, आप जितने मर्जी, मैं कहती हूँ 50-50 लोगों की दावतें करें, डर्टी किचन का कॉन्सेप्ट किसका है? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली जो डर्टी किचन है इसका असल नाम है ग्रीस किचन, जहाँ पे ऑयल बेस्ड या बड़ी हार्ड कोर कुकिंग होती है, बड़े हार्ड कोर कुकिंग होती है, जिसना सालन वगैरह बन रहे हैं, तो उसका जो फेसिंग और एग्जॉस्ट सिस्टम होता है वो यूजुअली घर से बाहर की तरफ होता है। तो जो आपका नॉर्मल किचन है वहाँ पे आप ब्रेकफास्ट बना लिया, लाइटर चीज़ें बना ली ताकि घर फ्यूम ना करे। मतलब अगर बिरयानी पक रही है या कोरमा बन रहा है तो पूरे घर में उसकी महक नहीं आनी चाहिए तलते हुए प्याज की। तो मेन कॉन्सेप्ट जो है ना, ये मिडल ईस्ट से आया, जो डर्टी किचन जिसको ग्रीस किचन कहते हैं और दी नॉर्मल किचन का, ठीक है, वहाँ से ये आया और हमने फिर उसको हर घर का हिस्सा बना दिया। नॉर्मली थोड़े बड़े घरों में ये चीज़ होती है, जो थोड़ा एक कनाल से बड़े या एक कनाल के घर होते हैं वहाँ पे ये दो किचन होते हैं, नहीं तो नॉर्मली एक किचन ही होता है। हाँ जी, और वो बड़े अच्छे तरीके से खवातीन मैनेज करती हैं। क्या होना चाहिए एक बेस्ट किचन के अंदर? अच्छा देखें, जब हम घर में आते हैं ना तो घर के किचन, अच्छा कितनी मजे की बात है कि हमने किचन की बात करनी है और किचन के बारे में जानना है। मैं भी एक खातून हूँ, देखने वाले बहुत सारी खवातीन होंगी, एक मेल से हम पूछ रहे हैं। एक्सपर्ट्स देखें ना, हाँ। एक्सपर्ट देखें, घर गृहस्थी करना खवातीन का काम और आदमियों का भी है। फर्ज करें कि कोई ऐसी जिंदगी में सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे औरत आपके साथ नहीं है, या आप खुद योर ओन, तो आप क्या सिर्फ बाहर से खाओगे? आप सिर्फ कंटेमिनेटेड फूड ही कंज्यूम करोगे? आपको खुद को भी तो मैनेज करना आना चाहिए। और हम डिग्री लेके प्रॉपरली प्रोफेशनली काम कर रहे हैं इस फील्ड में। अच्छा एनीवेज, हम आते हैं किचन के ऊपर। देखिए जो घर का किचन होता है ना उसमें लिमिटेड कुकिंग होती है, 2 4 5 6 10 लोगों की। तो वो जिन मटेरियल से बनता है, जिस तरह से बनता है, वो कैजुअल तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। जिस तरह की उसके अंदर लकड़ी का इस्तेमाल होता है, लकड़ी की फ्रेमिंग होती है, कॉन्क्रीट का शेल्फ होता है, कोई इतनी डक्टिंग का भी नहीं होता, और एग्जॉस्ट सिस्टम भी आजकल कोई इतना कोई खास छोटे घरों में नहीं लगाते, वैसे ही सब कुछ अंदर ही होता है, ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन लग जाता है। तो इंडस्ट्रियल स्केल या मैन्युफैक्चरिंग स्केल किचन और होम किचन में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। जिस तरह आप थोड़ा सा कुछ बनाते हो तो आपको उसके लिए एक लिमिटेड से रिसोर्सेज और एक लिमिटेड से एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, बट मेन इंडस्ट्रियल स्केल पे जाने के लिए आपको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल बुक है सही, जिसको फॉलो करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी तक ये स्टैंडर्ड्स नहीं पहुंचे उस तरह से, पर फिर भी कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, बट देयर इज डेफिनेटली डिफरेंस। घर में तो हम कहीं भी चूल्हा रख देते हैं, कहीं भी खिड़की बना देते हैं, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा करके किचन सेटअप हो जाता है। ऐसे ही। और खास तौर पे जिन लोगों ने सिर्फ इस आइडिया के लिए एक बिजनेस आइडिया के बनाए होते हैं कि हमने रेंट आउट करने हैं घर, जी, और आप यकीन करें जो रेंट
जितने भी घर होते हैं ना जो आपने रेंट पे लिए होते, वहाँ पे किचन तो हमजा भाई मैं बिल्कुल मैं आपको बताऊं, देखिए खाना पूरी होती है एग्जैक्टली वो सारे वो जो देखें लकड़ी से बनाते हैं किचन, और लकड़ी इज हाईली इन्फ्लेमेटरी, उसके इन्फ्लेमेशन मतलब वो फायर को फौरन पकड़ती है लकड़ी। इन एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट लकड़ी सबसे पहले आग को पकड़ती है, और किचन में आग का काम होता है। सबसे बड़ा हमें तो चाहिए कि हम ऐसे मटेरियल्स यूज करें जिनको आग, एल्युमिनियम, ब्रास, टेक्सचर्ड आयरन्स, ठीक है, अच्छा। जो जिनको फौरन से आग ना पकड़े। अब लकड़ी के किचन बन रहे हैं तो एक सिलसिला बना हुआ है तो बनता चला जा रहा है, पर मेरे करीब इवन घरों में भी जब आप इन्वेस्ट करें, यू मेक श्योर कि आप एल्युमिनियम या फूड ग्रेड जो मटेरियल्स हैं, जो कमर्शियल किचन ग्रेड मटेरियल्स हैं, वो थोड़े महंगे हाँ पड़ेंगे आपको, पर वो आपका बहुत अच्छा किचन, थोड़ा मेंटेनेंस करनी पड़ती है उसकी, पर वो आपका बहुत अच्छा किचन बनेगा। सही। तो अब आ जाते हैं हम कमर्शियल किचन की तरफ, ठीक है। कमर्शियल किचन इज अ प्रॉपर इंडस्ट्री। ये एक इट्स ऑल इन ऑल अ वेरी डिफरेंट जॉनरा, ठीक है, जहाँ पे आपको अपने एग्जिट्स कहाँ पे आने हैं, आपके एग्जिट से लेके आपको इन आउट तक हर चीज़ जो है ना उसको देखना पड़ता है कि आप किस तरह अपना किचन डिज़ाइन कर रहे हो, आपकी एग्जॉस्ट की डक्टिंग कहाँ है, आपके कौन कौन सी कुजीन्स उस किचन में प्रिपेयर होंगे। फॉर इंस्टेंस कॉन्टिनेंटल है तो आपको उसके लिए ग्रिडल चाहिए, कॉन्टिनेंटल स्टोव चाहिए, आपको हर चीज़ उस कॉन्टिनेंटल के लिए चाहिए। चाइनीज़ है तो उसके लिए आपको एक वाटर फ्लो वाला स्टोव चाहिए होता है, जिसमें एक तरफ से, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर कुकिंग होती है, हाई हीट पे एक तरफ से पानी आता है और दूसरी तरफ से जो है पानी निकलता है उसके स्टोव के ऊपर से, और साथ नीचे आग चल रही होती है। तो आपको उसके लिए उसका चाहिए। अगर आप बर्गर्स वगैरह में जा रहे हो तो आपको ग्रिल वगैरह इस तरह की चीज़ों वाला, आपको हर तरह की कुजीन को करने के लिए आपके किचन में अलग अलग स्टेशंस चाहिए। आपको फ्राइंग सेटअप चाहिए जहाँ पे आप डीप फ्राइंग करोगे फ्राइज की, चिकन की या वॉट एवर। आपको दूसरे स्टोव्स चाहिए करीज वगैरह बनाने के लिए। तो आप कमर्शियल किचन को टेक्निकली सेट करते हो ऑपरेशन वाइज कि आपने कहाँ पे क्या बनाना है। देन देयर इज हॉट किचन एंड देन देयर इज कोल्ड किचन एंड देन देयर इज डिजर्टरी का पेस्ट्री किचन। तो जो अच्छा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे हॉट किचन जहाँ मेन स्ट्रीम कुकिंग होती है, कोल्ड किचन जहाँ सैलड्स और आप मीट्स को और चीज़ों को मैरिनेट करके प्रिजर्व करते हो, और साथ आपका जो पेस्ट्री किचन है उसके अंदर हर चीज़, आप पेस्ट्री किचन के अंदर आपका ओवन और चीज़ें सारी वो जो हार्डकोर कुकिंग नहीं इन्वॉल्व होती है, और आपको टेम्परेचर कंट्रोल के अंदर आप अपनी सारे डिजर्ट्स वहाँ पे मेंटेन करते हो और बनाते हो। सही हो गया। ये तो आपने कमर्शियल किचन का बड़ा ब्रीफली, आप ज़ाहिर है आप इतने एक्सपर्ट हैं, अब इतना अच्छा आपने हमें बताया। घरेलू किचन को ज़्यादा किस तरह से हम सूटेबल बना सकती हैं ख़वातीन? एक तो मैंने जैसे कहा कि जो रेंट के जितने भी घर होते हैं वहाँ पे किचन बराए नाम ही होता है, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। अपना घर हो ना तो हम किचन हमेशा बड़ा सा बनवाना पसंद करते हैं, है ना, अच्छा सा खुला सा बड़ा सा किचन हो आपका, वहाँ पे वेंटिलेशन का एक प्रॉपर एक अरेंजमेंट हो। बिल्कुल। मैं गाइड करूंगा कि जब भी आप अपना घर बनाने लगे तो आप किचन के ऊपर गौर व फिक्र जरूर करें जी। सबसे पहले तो आपकी वेंटिलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अब गैस शॉर्टेजेस हैं, ठीक है, हमें एलपीजी के ऊपर हम अक्सर खाना बना रहे होते हैं, तो यू हैव टू हैव अ सेपरेट स्टोव। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको पता है कितना गर्मी कितनी बिल्कुल, है, अच्छा वेदर इतना गर्म हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, हमें एलपीजी के लिए एक सेपरेट काउंटर टॉप स्टोव अलग रखना चाहिए, अच्छा। बाहर से कनेक्शन करके, और जो सिलेंडर है वो बाहर होना चाहिए, क्योंकि एलपीजी की नेचर बिल्कुल कुछ और है और नेचुरल गैस की नेचर बिल्कुल कुछ और है। अगर आप नेचुरल गैस वाले चूल्हे के स्टोव के ऊपर आप एलपीजी चलाओगे तो वो कालक स्विट करता है, हाँ। कच्ची गैस आती है, आपके बर्तन खराब होते हैं। लोगों ने एक यहाँ शॉर्टकट बनाया है कि सिलेंडर इज लाइक अ बॉम्ब, ठीक है, सिलेंडर के ऊपर ही स्टोव रखा, हाँ। और उसके ऊपर ही पकाना शुरू कर दिया। ऐसा है? अगर उसके अंदर 2-3 किलो गैस भी, बहुत इट्स वेरी कॉमन प्रैक्टिस, अगर उसके अंदर 2-3 किलो गैस भी है और वो एक्सप्लोड कर जाता है तो आप और आपके बच्चे सब झुलस जाएंगे, आपका घर पूरा गिर जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करें कि आपने सिलेंडर कभी भी प्रेमिसेस के अंदर नहीं रखना, चाहे वो ब्रांड न्यू है, चाहे वो 10 साल पुराना है, चाहे वो 5 साल पुराना है। सिलेंडर शुड बी आउटसाइड द हाउस इन अ कॉर्नर समवेयर। अगर आप अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं तो ऊपर, नहीं तो बैल्कनी में या टेरेस में, कि इन किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में आप उसको, हाँ, आप उसको साइड पे कर सको और अपनी और अपने बच्चों की जान महफूज कर सको, ठीक है। वेंटिलेशन, डक्टिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके चूल्हे के ऊपर एक एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे 6-8 महीने तो गर्मी रहती है, सर्दियों में तो चल जाता है कि आप जो भी पका रहे हो वो अच्छी से एग्जॉस्ट होके
वो उसको पुल आउट करे, ग्रीस को भी और सारे फ्यूम्स को। पराठे बनते हुए पूरे घर में अक्सर धुआं हो जाता है, तो वो डक्ट जो है वो उसको सबको सक करके तो बाहर थ्रो करे, ठीक है। उसके अलावा आजकल हाई ग्लॉस फिनिश और ये चीजें आ गई हुई हैं किचन्स में। अगर आप लकड़ी में भी जा रहे हैं तो यू शुड गो फॉर द फाइनेस्ट वुड, देयार की लकड़ी इस्तेमाल करें। महंगी है किचन, एक दफा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक अच्छा किचन लगाओ तो 25 साल कहीं नहीं जाता। एक सिर्फ खूबसूरत हल्का किचन लगा हो तो 3-4 साल के अंदर ही वो गिरना शुरना टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो प्रोसेस्ड मटेरियल से बना होता है। अंदर आपको नहीं पता क्या ऊपर से वो चमक रहा है, पर अंदर कितने पीसेस जोड़ के एक कैबिनेट बना है, वो वहां से सब कुछ ब्रेक ऑफ होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है जी। ठीक है, अच्छा जी, सफाई पे भी कुछ बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी, है ना। और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पे कमर्शियल किचन इसमें सबसे पहले आ जाते हैं जी। बिल्कुल, अगर उनको आप देख लें जहाँ पे हम जाके बड़े बड़े बिल भरते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, हम खाने ऑर्डर करते हैं, किचन में अगर कभी आपका विजिट हो जाए तो क्या सूरत हाल होती है? जी 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 जी, क्या कहेंगे आप? अच्छा मैं बताता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जहाँ पे अनप्रोफेशनल आपने टीम रखी हुई है और वो टीम आपने रखी हुई है कॉम्प्रोमाइज्ड बजट के ऊपर, वो लोग जो प्रोफेशनल नहीं है और इतने बड़े आपने सेटअप में बिठाए हुए हैं, जिन लोगों को तमीज़ तरीका ही नहीं है, तालीम ही नहीं है काम करने की, वो डेफिनेटली गंद मारेंगे और वो मारते हैं और हम वो गंद खाते भी हैं, ठीक है। पर इफ़ द टीम इज़ प्रोफेशनल एंड पीपल आर एजुकेटेड एंड दे नो हाउ टू वर्क, तो वो किचन्स बिल्कुल नॉर्मली साफ़ सुथरे होते हैं। अब किचन्स में कहाँ गंद शुरू होता है? गंद शुरू होता है मील प्रेप में, जब वो सब्जियां काट रहे होते हैं, चिकन वॉश हो रहा होता है, एग्जैक्टली वहाँ से सारा शुरू होता है। फिर फूड ग्रेडिंग के कहाँ चिकन प्रोसेस होना है, फिर कहाँ कच्ची सब्जियां कटनी है, क्योंकि रॉ चिकन, रॉ मीट, रॉ बीफ, रॉ मटन के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया होता है कि वो आपको फॉर एजेस एच फाइलोरी और आपको सैल्मोनेला, बहुत से ऐसे आजकल अंदर स्टमक के अंदर फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं लोगों को, गट के अंदर फंगल इन्फेक्शंस जा रहे हैं। वो क्या वजह है कि जब नॉन फूड ग्रेड आपको पहले सैलड सर्व की गई है, अगर वो वहीं कटी है जहां गोश्त कटा है, तो उस पूरी सैलड के ऊपर वो बैक्टीरिया है, आपने वो बैक्टीरिया कंज्यूम किया, उसने जाके अंदर, क्योंकि हमारे ऑलरेडी अंदर गुड और बैड बैक्टीरिया होता है, उसके साथ मिलके किसी भी तरह की फॉर्मेशन ले लेनी है। तो हाँ, किचन्स के अंदर गंद होता है और जहाँ पे नॉन प्रोफेशनल टीम होती है, वो बर्तन धोने से लेके काउंटर टॉप साफ करने वाले कपड़े तक बहुत ज़्यादा चीज़ें मिसमैनेज कर जाते हैं। और हमें इससे कोशिश करनी चाहिए कि हम ट्रेन करें और ऐसी टीम्स होनी चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे इदारे होने चाहिए जो सर्टिफिकेशन दें हर 2-3 माह बाद उन किचन्स को चेक करके, छापे मार के नहीं। एक रेगुलर चेकअप, चेक एंड बैलेंस रहना चाहिए कि जहाँ से आम आवाम जाके खाना खा रही है, क्या वो जो प्रोटोकॉल्स लिए जा रहे हैं, कितना ख्याल रखते हैं, उन्होंने ग्लव्स भी पहने हैं। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू दैट। ग्लव्स का तो हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप किसी ढाबे पे भी चले जाएं, आप किसी भी, मैं कहती हूँ किसी पिज्जा शॉप पे चले जाएं, ट्रू दैट, कोई ग्लव्स नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ह्यूमन मेजरमेंट्स नहीं। देखिए हर कोई अपने बॉडी कंडीशंस और अपने एलिमेंट्स के साथ हर इंसान चल रहा होता है, ठीक है। अगर फर्ज करें उसके हाथों में, नेल्स में लड़के के फंगल है और वो आपको वो उससे खाना दे देता है, ठीक है, डिश आउट करके, बेशक वो पक गया है, उसके सारे जरासीम तब मर गए हैं, पर उसके बाद जब उसका हाथ लगा है तो फिर से कंटेमिनेशन शुरू हो गई है। मैं किसी को ये नहीं देख रहा कि आई एम नॉट लुकिंग डाउन ऑन एनीवन, बट ये प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करना और जिनके ऊपर सख्ती होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, अब तंदूर में आप देख लें, तंदूरों के ऊपर क्या सूरत हाल होती है, उनके कपड़े आप देखें, उनकी रोटियां जब वो लगा रहे होते हैं, उनके हाथ देखें आप, और आप देखते भी होंगे पसीना, और उनको फंगल इन्फेक्शन तो मस्ट होता है, कोई ना कोई उनका हाथ पे या एलर्जी होगी। मैं आपको बताता हूँ, अब स्किन देखा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो ग्लव्स के बगैर प्रिपरेशन हो रही होती है और आपके हाथ जब वेट, मॉइस्ट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा देर रहते हैं, तो हमारा जो नाखून है और नाखून के जो गिरदोनमा जगह है, ये बड़ी सेंसिटिव एरिया है, क्यूटिकल, ठीक है। तो वहाँ से किसी भी किस्म के फंगल का जाना अंदर और इंक्यूबेट करना, इट्स वेरी इजी। तो इसलिए जो है ना, आपको अपने हाथों का बहुत ख्याल रखना है। अभी तो पता नहीं आटा कैसे वो गूंथते होंगे, आटा गूंथते हुए तो हमने देखा, हम सिर्फ रोटियां लगाते हुए, आटा छलांगे मार मार के भी गूंथा जाता है, बड़ा कुछ होता है जी, बहुत कुछ होता है बैक एंड पे। पर ये कि आप, हम लोगों के यहाँ पे जिस तरह इतना हमारी जो सीएम साहिबा इतना कुछ बेहतर कर रही हैं, उसमें एक प्रॉपर एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो इन ये छोटे छोटे मामलात जहाँ से हमारे माशरे में बीमारियाँ पैदा होती हैं, इनको प्रॉपरली मॉनिटर करें। अच्छा, ये किचन के मुख्तलिफ लेआउट्स होते हैं, जैसे एल शेप है, यू शेप है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं? इट डिपेंड्स, मैं नहीं है, अच्छा देयर इज़ नो टेक्निकलिटी इन इट, बट नॉर्मली क्या होता है,
कि इट इज़ दी अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस, अच्छा, उसकी हिसाब से बना दिया जाता है। वो शेल्फ की वो कह रहे हैं हाँ, दैट इज नॉट एट ऑल एन इशू, ठीक है। जो अवेलेबिलिटी स्पेस की होती है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए तो फिर उसको शेप दे दी जाती है, तो ये इस वजह से शेप्स होती हैं, नहीं तो देयर इज नो टेक्निकल सिग्निफिकेंस टू इट। अच्छा, हमारे यहाँ एक ये भी अलमिया है, क्रॉकरी। हाँ जी, जब शादी होती है तो पेरेंट्स ज़ाहिर है हमें इतना अच्छी क्रॉकरी देते हैं, इतने बर्तन देते हैं, तो फिर वो हम खवातीन जो है ना वो साल हर साल चलाती रहती हैं। अच्छा, मैं मदीहा जी जी, वो एक डिनर सेट अगर अब्बा ने अम्मा ने ले दिया बड़ा अच्छा कीमती वाला, तो वही फिर हम हर तरह से, मतलब कोई भी हमने डिश बनानी है, कोई भी खाना हमने बनाना है, तो वो उसी में हमने आगे वो सर्व करना है। तो क्रॉकरी का कितना ख्याल रखते हैं? अच्छा मदीहा, आप क्रॉकरी का ख्याल रखें, पर मैं आपके शो की उससे प्लेटफॉर्म से एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी बेटियों को बर्तन चीज़ें मत दें। जहेज इस चीज़ को हमें यहाँ रोकना चाहिए। हाँ। हमें ट्रेंड बदलना चाहिए। अपनी बच्ची को घर ले दें, उसके नाम पे आप उसे प्लॉट ले दें, आप उसे कुछ और ले दें, उसको सिक्योर कर दें, पर ये मटीरियलिस्टिक, मैं कहती हूँ वो पैसा उसके अकाउंट में आप रखवा के फिक्स करवा, वो भी खर्च हो जाएगा, ठीक है। उसको कोई मतलब इस तरह के उसको एग्जैक्टली उसको, और क्रॉकरी तो बनती रहती है। एग्जैक्टली मुझे मैं ना फैशन ट्रेंड इतनी जल्दी चेंज होता है, हम ना 25-25 लाख के सिर्फ कपड़े बना नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं इस चीज के ऊपर ना जरूर बात, मैं एक तो मेरी अपनी बेटियां हैं, ठीक है, मेरी शादी को 12 साल हो गए, मेरे इन लॉज दे आर माशाल्लाह वेरी वेल ऑफ, और हम भी, मेरा भी फैमिली बिजनेस है, आपको पता है सबको, तो मैंने कुछ जहेज में नहीं लिया। वो मुझे कहते रहे हमजा ये वो ये, मैंने कहा नो, आई विल नॉट डू दिस, और ना ही मैं आगे दूंगा, हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा, और जो मेरे लिए मेरी बेटियों का जहेज मांगेगा मेरे से, मैं शादी नहीं करूंगा वहां। भाई वो लड़का ही क्या जो एक बेड ना ले सके या बर्तन ना 4 डाल सके, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज के ऊपर हम करेंगे, बट एनीवेज बर्तनों को संभालना चाहिए। मुझे खुद बर्तनों का बहुत शौक है। हाँ। मैं आप कहेंगे शेफ हूं, तो भाई मुझे तो शौक है कि मेरे प्लेटर्स और मेरी चीजें आपने देखी भी होंगी, मेरी प्लेटर्स और चीजें मैं बड़ा उनको, और ये एक एसेट की तरह होती हैं चीजें। आप अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करें, फिर उनको संभाल के रखें। रेगुलर कुकिंग यूटेंसिल्स अलग होने चाहिए। नॉर्मली आप घर में फूड ग्रेड प्लास्टिक की प्लेट्स, एक्रेलिक के ग्लासेस यूज कर सकते हैं। जब दिल टूटता है तो इतनी तकलीफ नहीं होती है, जब काम वाली आपका कोई बर्तन तोड़ देती हाँ, है, आपका सेट खराब हो जाता है ना, आपके जहेज का बर्तन जब टूटता है तो फिर वो जो दर्द होता है बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बताऊं सीरियसली, ट्रस्ट मी, क्योंकि आई एम अ शेफ। नॉर्मल घर में आदमी बॉदर भी नहीं करते होंगे, हाँ, आप बॉदर नहीं करते होंगे। अच्छा, मैं तो कोस लेता हूँ खड़ा होके, क्या आपने बाजी, आपको पता नहीं था ये आपने क्या कर दिया, आप छोड़ देती, कोई और कर लेता, यही आपके घर में होता। मैं तो कोस लेता हूँ, भाई ये क्या किया है, फिर बंदा थोड़ा सा सुकून हो जाता है। एनीवेज, ऑन अ लाइटर नोट, क्रॉकरी। अच्छा, आप घर में जो नॉर्मली यूज करते हैं, आप एक्रेलिक प्लास्टिक बच्चों के साथ, फूड ग्रेड, रिसाइकल्ड नहीं, फूड ग्रेड प्लास्टिक की चीजें आप यूज कर सकते हैं। पर मैं हमेशा कहूँगा जो ग्लास है उसको आप तरजीह दें, वो हर तरह से साफ अच्छे तरीके से होता है। और बस ये कि बच्चों को थोड़ा सा सिखाएं कि तोड़ना नहीं है, मैनेज करें चीजों को। और गीले बर्तनों में प्लीज, जब आपके घर में कोई आ जाए, दैट इज द बिगेस्ट टर्न ऑफ। हाँ, चाय, पानी, कुछ भी आपने देना है, पानी खास तौर पे मत दें। अच्छा, गीले बर्तन में इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। आपको लगता है किसी ने पिए हुए ग्लास में से आपको पानी दे दिया है, तो बिल्कुल बर्तनों का ख्याल रखें। और एक और चीज मदीहा में बताना चाहूंगा, यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे घरों में मैंने चीज देखी है कि एक ही घोल मलैया बनाते हैं, उसी से वो अपनी डिशेस धो देते हैं, उसी से ग्लास धो देते हैं, उसी से हर चीज धुल जाती है। हाँ, आपके ग्लासेस के लिए एक अलग होना चाहिए वॉशिंग का सिस्टम, वो जो भी आपने जिस भी चीज से आप वॉश करते हैं, स्पंज, एग्जैक्टली। और जो दूसरे बर्तन है जिसके अंदर आप कुछ खा भी रहे हो, कर भी रहे हो, और कुकिंग के बर्तन जिनके अंदर ग्रीस डायरेक्टली इन्वॉल्व है और हीट, कार्बन इन्वॉल्व है, उसके लिए अलग होना चाहिए। अब ये कहेंगे ये शेफ पागल हो गया, कंसल्टेंट, ये तीन चीजें बता रहा है। मिनिमम ऑफ 3, एक आपके रेगुलर बर्तनों के लिए, एक आपके जो कुकिंग वाले यूटेंसिल्स हैं उनके लिए, और एक आपके ग्लासेस के लिए, ताकि जब भी आप ग्लास में पानी पिए तो आपको एक महक, खुशबू आए, आपको एक गंदी ऑफ फीलिंग ना आए कि आपको थोड़ा सा लहसुन अदरक का जायका, थोड़ा सा सालन का जायका, एक आफ्टर टेस्ट। अच्छा, और कुछ लोगों के, आप खवातीन के घर में आप कह देना उन्हें चाय पिला दें, सर में बड़ी दर्द हो रही है, वो चाय आपके सामने रखें, यकीन करो उसमें खरबूजे का टेस्ट भी आपको आ रहा होता है, उसमें खीरे का टेस्ट भी आ रहा होता है, उसमें प्याज का। मैं कहती हूं यार ये दूध कहाँ रखा हुआ था। देखिए खाना को, दूध, पानी, तरबूज, खरबूजा नॉर्मली एक फ्रिज होता है घर में, उसको संभालना इज अ जॉब। और उसमें मदीहा एक और बात हम करते जाएं
कि आपने अपने खाने को जब भी रेफ्रिजरेट करना है, आपने प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं करना। दैट इज नॉट अ गुड इंसुलेटर ऑफ हीट और कोल्ड। आप प्लास्टिक के डब्बे में दूध रखेंगे ना, वो जल्दी उसके अंदर कल्चर डेवलप होगा और वो बहुत जल्दी बैक्टीरिया आ जाएगा, खराब हो जाएगा। वजह क्योंकि प्लास्टिक ठंडा नहीं होता। प्लास्टिक के अंदर एक वार्म ह्यूमिड एनवायरनमेंट, स्लाइटली कोल्ड वार्म, एक दरमियानी कोसी कोसी एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखता है। तो उस एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया सबसे पहले आता है। जो शीशे के बर्तन है या स्टेनलेस स्टील के बर्तन है, वो ठंडे हो जाते हैं अंदर जाके, उस टेम्परेचर पे आ जाते हैं जिस टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेशन होती है। तो वो टेम्परेचर सेफ है टू कीप योर पेरिशेबल स्टफ। तो और हमारे घरों में टिफिन, वो सारे एयरटाइट जार्स, हम सारे प्लास्टिक के हाँ, फेंक दें, सब फेंक यूज करते हैं, शीशे के बहुत कम होते हैं, है ना? जी बिल्कुल। तो ये सारा सिलसिला है। ठीक है, क्रॉकरी पे भी बात होगी जी। किचन में सेफ्टी के असूलों पे हमने बड़ी अच्छा आपने हमें ब्रीफ किया, और किचन में एक खूबसूरत और एक परफेक्ट किचन में क्या क्या कुछ होना चाहिए। अच्छा, मैं बताऊं, आपका जो हार्डकोर कुकिंग किचन है ना, उसमें तो चलें आपने एक साइड पे सिलसिला बनाया हुआ है, आप वहाँ वॉशिंग भी हो रही है, बर्तन भी पड़े हैं, पर जो आपका किचन है, जिस तरह आप कह रही थी ना वॉशरूम, उस तरह किचन भी एक औरत की या एक घर के अफराद की आइडेंटिटी होती है। उसमें कुछ फ्रेश प्लांट्स रखें, कुछ 2-4 पॉट्स रखें, मेक इट लुक ब्यूटीफुल, इनवाइटिंग। थोड़ा सा कुछ खाने को जार्स में साइड पे रखें। कि कोई आ गया है तो एकदम उसको कुछ ऑफर करने के लिए आपके पास होना चाहिए। बास्केट में चंद फ्रूट्स, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, कुछ जो दिन में कंज्यूम होने हैं 2-4 फल, वो आप बाहर रख लें, बाकी सारे आप रेफ्रिजरेट करके रखें। तो आप अपने किचन के मूड, अगर किचन का मूड अच्छा बनाएंगे ना, तो आपका वहां जाके काम करने को भी दिल करेगा। और अगर गंदा मंदा टेढ़ा मेढ़ा किचन होगा तो फिर आप कहेंगे भाई माफी दो, मैं तो नहीं जा रही है। फ्रिज मैनेज करना, फ्रिज मैनेजमेंट एक बड़ा ही एक क्या उसे कहेंगे, इस पे लंबा चौड़ा टॉपिक है। इसमें हम अलग से एक दिन कोई टॉपिक डे डिसाइड करेंगे और उस पे हम बात की, क्योंकि गर्मी आ गई है। अब रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर हमारा, वो हमारे बिल्कुल लिए एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। इस पे फिर आपको हम इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे और आपसे जानेंगे कि किस तरह से अब हमें अपने फ्रिज को मैनेज करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमजा आपके आने के लिए। थैंक यू।